रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में नाज़रीन हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म की जानिब से ओहदे से मुस्तफ़ी होने की पेशकश किए जाने का मामला क्या है। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि कल पेशावर के जलसे में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इदारों से 2 सवाल पूछे। एक सवाल अदलिया से पूछा गया, एक सवाल जो है वो रावलपिंडी से कंट्रोल टावर से पूछा गया। कप्तान के उन 2 सवालों का इदारों की जानिब से क्या जवाब दिया गया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपनी तीसरी ख़बर से और आपको ये बताएँगे कि PTI के अरकान क्यों फट पड़े हैं और PTI के अरकान की जानिब से अपनी क़यादत पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये क्या मामला है, इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन इस ख़बर की डिटेल कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली हैं फ़खर इमाम, जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने एक इस्लामाबाद क्लब में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इस इफ्तार डिनर में नाज़रीन फ़खर इमाम साहब ने कुछ 25 अरकान असम्बली, साबिक़ अरकान असम्बली जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, वो अरकान नहीं जो मुनर्रफ़ अरकान हैं, उन्हें बुलाया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे, जिसमें शहबाज गिल को भी ख़ास तौर पे इस इफ्तार डिनर में मदऊ किया गया। खुसरो बख्तार साहब भी मौजूद थे और आमिर डोगर साहब जो कि चीफ़ व्हिप थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, और उसके अलावा दीगर अरकान इस इफ्तार डिनर में मदऊ किए गए थे। तो नाज़रीन ख़बर ये है कि इफ्तार डिनर भी शुरू हो गया, इफ्तारी भी वहाँ पे कर ली गई। तो इस दौरान कुछ अरकान की जानिब से जो इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया गया है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया गया और गुफ्तगू में उनका एतराज़ जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा था। अरकान की अक्सरियत की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि अगर इस्तीफ़े देने ही है, क़यादत ने अगर फ़ैसला करना है इस्तीफ़े देने का, तो फिर तमाम जगहों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। सिर्फ़ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला क्यों किया गया? KP से भी दिए जाएँ, बलूचिस्तान से भी दिए जाएँ और सिंध और पंजाब से भी दिए जाएँ। तो अरकान ये एतराज़ उठा रहे थे। अच्छा, जो असल ख़बर है वो भी आगे चल के आपके साथ हमने ज़रूर शेयर करनी है, लेकिन यहाँ पर जो वाक़या हुआ है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो जब ये एतराज़ात उठाए जा रहे थे तो कुछ अरकान ने ये भी एतराज़ उठाया कि हमें धोखा दे के, हमारे साथ धोखाधड़ी करके हमसे ये कौमी असम्बलीज़ के इस्तीफ़े जो है लिए गए हैं। और फिर ये कहा गया उन अरकान की जानिब से जो धोखा देने का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि क़यादत ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखे के साथ हमसे इस्तीफ़े ले लिए हैं। और फिर ये इल्ज़ाम उन अरकान की जानिब से लगाया गया कि ज़ाती मकासद की तकमील के लिए अब हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। और फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई और ये तमाम बातें जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे, ये शहबाज गिल साहब जो है सुन भी रहे थे और उनका जो मूड है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब भी हो रहा था। और फिर कुछ अरकान की जानिब से कहा गया कि ख़ान साहब बहुत छोटे शख्स हैं, वो बड़े बुज़दिल हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं। यानी ख़ान साहब पर बुज़दिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया, छोटी शख्सियत होने का इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा शख्स होने का इल्ज़ाम लगाया गया। तो शहबाज गिल साहब जो है ये इल्ज़ामात बर्दाश्त ना कर सके और शहबाज गिल साहब जो है वहाँ से उठकर फ़ौरी तौर पर चले गए। अब असल ख़बर ये है, जो ज़रा ये बताते हैं कि इस इफ्तार डिनर के पीछे जो शख्सियत थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब इस इफ्तार डिनर में शहबाज गिल साहब को इसलिए अपने साथ लेके आए थे, या शहबाज गिल साहब को इस इफ्तार डिनर में इसलिए मदऊ किया गया था कि जो इसमें एतराज़ात उठाए जाने हैं इस्तीफ़ों के मामले पर, ये जो भी एतराज़ात होंगे, जो भी अरकान की गुफ्तगू होगी, वो शहबाज गिल साहब जो है, शहबाज गिल साहब के ज़रिए जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तहीं पहुँच जाएगी, उन तक पहुँचा दी जाएगी। तो ये मतमा नज़र था और मकसद इसका ये भी था कि जब शहबाज गिल साहब ये तमाम गुफ्तगू अरकान के जो दिलों के अहवाल हैं वो इमरान ख़ान साहब तक पहुँचाएँगे, तो जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला है वो वापस ले जाएगा और ख़ान साहब तक ये पैगाम भी पहुँच जाएगा कि अगर इस्तीफ़ों का जो फ़ैसला है वापस नहीं लिया गया तो उनकी अपनी पार्टी के दीगर जो अरकान हैं वो भी बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये बड़ी ख़बर है। इससे ख़बर की जो मज़ीद तफसीलात हैं या और दीगर तफसीलात हैं वो इससे पहले आपके साथ हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये एक और वाक़या था जो हमें पता चला है, तो ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं कि ख़ान साहब ने पेशावर के जलसे में कौन से 2 सवाल उठाए, बल्कि मैं तो कहूँगा बड़े घटिया तरीन सवाल ख़ान साहब ने उठाए और उन सवालों का इदारों की जानिब से किस तरीके से ख़ान साहब को मुँह तोड़ जवाब दिया गया।
खान साहब ने नाज़रीन सवाल ये उठाया कल के पेशावर के जलसे में। पहले तो अदलिया से मुतल्लिक़ खान साहब ने सवाल उठाया कि मैं अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में अदालत क्यों लगाई। खान साहब कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान मुझे जवाब दें, यानी अदालत जो लोगों को अपने सामने जवाबदेह करती है, खान साहब कहते हैं कि अदालत मुझे जवाब दे। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरा जुर्म क्या था कि आपने 12 बजे अदालत लगा ली, आज तक मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। और फिर कहा कि कौम को मैंने इदारों के ख़िलाफ़ कभी नहीं भड़काया। तो खान साहब आप अय्या का नाबोदो वैया का नस्तईन कह के अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं और उसके बाद आप इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, और माह रमज़ान में भी आप झूठ बोलते हैं। रोज़ा आपका होता नहीं है, रियासत मदीना बनाने की आप बात करते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन के माजी के जो वाक़यात हैं उनका आप हवाला देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो आप झूठ बोलने से दरेक नहीं करते और जो आपके मुंह में आता है आप बोलते चले जाते हैं। अब ये जो खान साहब ने सवाल पूछा है कि 12 बजे अदालत क्यों लगाई, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था, तो इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया जिसमें कौमी असम्बली का 9 अप्रैल को इजलास बुला के कहा गया कि जो 3 अप्रैल का एजेंडा है जिसमें अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होनी है, 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन आपने अदालत का फ़ैसला नहीं माना। आप 11:15 बजे तक यानी 11:45 तक जो है अदालत के इस फ़ैसले को आप जो है अपनी जूतियों की आपने नोक पे रखा। आप अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवा रहे थे। आप हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये अदम एतमाद की जो वोटिंग है ये टल जाए, अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग ना हो सके। लेकिन फिर अदालत ने जब ये देखा कि हमने एक हुक्म दिया है और आप अब हमारे हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार जो कि दरख्वास्त गुजार थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने चीफ साहब के सामने दरख्वास्त की। उस दरख्वास्त को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर तो नहीं किया गया, लेकिन वो दरख्वास्त दायर हो चुकी थी और यही सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थी। तो अगर आप अदालती फ़ैसले पर अमल कराते तो ये अदालत कभी ना लगती। सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, वो आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त लेके ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते ना सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन चूँकि आप अदालती फ़ैसले को मान नहीं रहे थे, एजेंडा 1 पॉइंट था कि आपने वोटिंग करवानी है, लेकिन आपने उसमें एजेंडा ये भी शामिल कर लिया कि गैर मुल्की मरासले के मामले पर हम अपने अरकान को तकरीरें करवाएंगे, तकरीरें करने का मौका देंगे और फिर इजलास को लंबा चलाते रहेंगे और फिर अदम एतमाद की तहरीक पर जो वोटिंग है वो इसी तरह से जो है वो अगले इजलास में अगले दिन के लिए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन ऐसा था नहीं। अदालत का बड़ा वाज़ेह हुक्म था, लेकिन आपने अदालती हुक्म को नहीं माना और फिर आप अदालत से सवाल पूछ रहे हैं कि जज साहबान मुझे जवाब दें कि क्या मैंने ऐसे किया था। तो खान साहब ये आपका जुर्म था। और कौन सी अदालत लगाई गई ये भी बता दें कि 12 बजे अदालत कौन सी लगाई गई। अदालत तो इंतज़ार करती रही कि आप अगर 12 बजे तक जो है अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो फिर अदालत लगेगी। लेकिन जब 11:55 के बाद अयाज सादिक साहब को स्पीकर साहब मुस्तफ़ी होकर चेयर दे के इजलास की कार्रवाई को प्रिजाइड करने का कह के चले गए, उसके बाद जब गिनती शुरू हुई तो अदालत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने या चीफ जस्टिस मिलना ने कोई अदालत नहीं लगाई। आपके ख़िलाफ़ उस फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला जारी नहीं किया क्योंकि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका था। तो ये आप जो कह रहे हैं कि मैंने कौम को भड़काया नहीं इदारों के ख़िलाफ़, आप कौम को गुमराह कर रहे हैं इदारों से मुतल्लिक़। आप कौम को इदारों से मुतल्लिक़ भड़का भी रहे हैं। आप मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत को जो है वो हवा दे रहे हैं और यहाँ तक जो है जो आपके हमायती यूट्यूबर्स हैं वो भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंतशार की सद तक वो इस कौम को पहुँचाना चाहते हैं। और जो तफरीक है, जो एक 2 कबाइल बन चुके हैं कि एक खान साहब का अपना कबीला है, एक मुत्तहदा अपोजिशन का अपना कबीला है, कि यहाँ तक आपने तफरीक पैदा कर दी है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मोल्टा बैटरी में एक वाक़या पेश आया, सियासी हालात पर गुफ्तगू हुई और एक नौजवान ने दूसरे नौजवान पर राड मारा लोहे का और वो दूसरा जिस पर राड लगा वो जान की बाजी हार गया। तो ये नाज़रीन आप ये खान साहब आप अपनी कौम के साथ कर रहे हैं, इसका आपको कभी ना कभी जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इदारों ने जवाब ये दे दिया था खान साहब को, लेकिन फिर भी आप सवालात उठा रहे हैं। एक तो जवाब जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई थी उसमें दिया गया कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। आइन और कानून की बालादस्ती से मुतल्लिक़ जो बाजवा साहब ने फ़ैसले लिए हैं उन फ़ैसलों के पूरी फ़ौज जो है वो साथ खड़ी है। और फिर इसमें यह भी पैगाम दिया गया कि फ़ौज जो रियासती इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनके साथ खड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, फ़ौज ने अपने एलामिया में कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर फ़ैसले पर अमल दरामद होगा, चाहे वह हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, चाहे वह अपोजिशन के ख़िलाफ़ हो। और फिर अदलिया ने भी आपको जवाब दिया था, चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एलामिया जारी किया था
कि कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून ने रजू किया था, चीफ जस्टिस के घर गए थे और कहा गया था कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हसास नौयत का मामला है, खान साहब मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। और ये तो अब बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी है कि खान साहब आप मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे, आपके मिनिस्टर अपोजिशन के लोगों को फ़ोन कर रहे थे कि हम मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, आपने मार्शल लॉ लगवाना है या नए इंतखाबात करना है, किसी एक जो है रास्ते का आप इंतखाब कर लें। आपके लोग तो लोगों को मैसेज करते रहे। आपके मामले खसूसी ने जावेद चौधरी को बताया कि खान साहब ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग जो है इसलिए ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं कि मारगला की पहाड़ियों से कुमक आएगी और फिर बाजी पलट जाएगी, ना मैं वज़ीर आज़म रहूँगा और ना शहबाज शरीफ जो है वो अचकन पहनने के काबिल रहेंगे। यानी आप तो पूरा निज़ाम जो है वो तलट पलट करना चाहते थे, पूरा निज़ाम ही उखाड़ के फेंकना चाहते थे, पूरे निज़ाम को आप तबाह करना चाहते थे। और आप जो है अदलिया से सवाल पूछते हैं, आप जो है उस अदलिया से सवाल पूछते हैं जिसने आपको सादिक और अमीन करार दिया। आज अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आ गया 2018 से पहले, 2018 2019 से पहले आप सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ क्या कहते थे कि यही सुप्रीम कोर्ट है, इसके फ़ैसलों पर अमल नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, मुल्क में अनारकी होगी। तो आप वही अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात जो अपने मफाद की होती है वो तो करते हैं, लेकिन अदलिया से जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो आप उन्हीं इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। खान साहब ये रवैया नहीं चलेगा। और अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है ये 2022 के साल को ख़त्म होने को, दिसंबर आने को, नवंबर आने को, ख़ज़ा आने को। ये तब तक जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आप पर वाज़े हो जाएंगी, आपके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और ये जो आप जलसे जुलूस करें ज़रूर करें, लेकिन इससे आपकी मकबूलियत में मुझे नहीं लगता कि इजाफा होगा। लेकिन बहरहाल जो वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की पेशकश का मामला है वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। प्रोग्राम पहले तवील हो चुका है। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जिनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक खान साहब ने यानी अपना वज़ीर आज़म ख़ुद इंतखाब किया, ख़ुद लगाया, 1 साल का अरसा भी पूरा नहीं हुआ, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आपने जमा करवा दी। उस वज़ीर आज़म ने आपके साथ मुलाकात के लिए वक्त मांगा, 5 अरब की साजिश का आपके साथ जिक्र किया, स्कैंडल का जिक्र किया, आपने उसे मुलाकात के लिए बुलाया। तो नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने खान साहब से कहा, क़य्यूम नियाज़ी हैं, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं, जो भी हैं लेकिन नियाज़ी ज़रूर हैं। उन्होंने खान साहब से कहा कि ये वज़ारत उज़्मा आपने मुझे दी है और ये सीट आपकी है, वज़ारत उज़्मा आपकी है, मैं इस पर मुस्तफ़ी होने की आपको पेशकश करता हूँ, मैं मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कम अज़ कम हक़ाइक़ जान लें कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश करके ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इस पर क़य्यूम नियाज़ी साहब ने खान साहब को हक़ाइक़ बताए कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया और मेरे ख़िलाफ़ ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश की है, उस साजिश के नतीजे में मेरे ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया जा रहा है। खान साहब ने जब तमाम बातें सुनी तो खान साहब ने उनसे कहा कि ठीक है, इस पर तहकीकात करवा लेते हैं, हक़ाइक़ जान लेते हैं। और खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी। यानी कमेटी अब तश्कील दी जा रही है और जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पहले पेश कर दी गई। ना सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई, बल्कि सरदार तनवीर इलियास को नए वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से नामज़द भी कर दिया गया। नॉमिनेशन पहले होगी नए वज़ीर आज़म की, अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई, अदम एतमाद का इज़हार भी कर दिया गया और तहकीकात अब करवाई जा रही। तो ये तो खान साहब का हाल है। और गैर मुल्की मरासले में भी ऐसे हुआ। तो जो खान साहब आज अदलिया से सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने क्या जुर्म किया था, आपने यही जुर्म किया था कि आपने गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग के लिए डिप्टी स्पीकर को मजबूर किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को कलअदम करार दिया, यानी आपने एक फाइंडिंग दे दी और अपोजिशन की मेजोरिटी अरकान को आपने गद्दार करार दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को कलअदम करार दिया, गैर आइनी करार दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त भिजवाते हैं, वही मरासला भिजवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान आप कहते हैं कि इस मामले की तहकीकात करवा लें, सच का पता चला लें, हकीकत को सामने ले आएँ। तो जब हकीकत सामने नहीं थी, जब सच का पता नहीं था कि सच है क्या, झूठ क्या है, तो आपने डिप्टी स्पीकर को ऐसा गैर आइनी इक़दाम उठाने पर क्यों मजबूर किया? क्यों आप उन्हें ये कहते रहे कि आप इस रूलिंग के ज़रिए इस अदम एतमाद की तहरीक को उड़ा के रख दें, जब सच का आपको भी पता नहीं था? और सच की तलाश के लिए आप आज भी पेशावर के जलसे में भी जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपके अपने कॉलो फेल में तजाद हैं। और जब आप इस मरासले की बात करते हैं, गैर मुल्की साजिश की बात करते हैं, तो हमारे फ़ौज, हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश होती है, गैर मुल्की साजिश की जाती है मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन इदारों के फ़राइज़ में शामिल है कि उस रियासत को नाकाम बनाएं। लेकिन रियासत जो है और अपने जो कौमी सलामती के इदारे थे वो न्यूट्रल खड़े रहे, उन्होंने इस साजिश को साजिश नहीं समझा। तो इसका मतलब ये भी लिया जाएगा कि आप फ़ौज पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप जो है ISI पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनको तहकीकात करवाने की बात करके, मरासले की बात करके आप हिट करते हैं
हमारी फ़ौज को भी और हमारे रियासती इदारों को भी, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी। लेकिन नाज़रीन, लेकिन खान साहब, ये मामला जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपको लग पता जाएगा कि हुकूमत से बाहर आकर कितने 20 हों कि वो 100, कितने 20 हों कि वो 100 होते हैं, जो शेख रशीद साहब ने भी कहा था। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि अभी ख़िज़ा आने में काफ़ी वक्त बाकी है और ख़िज़ा आने तक पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जो है बह चुका होगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।